A very good morning to all students. Today date is 11th June, class 9th. Subject is SST and the sub-subject is history. We are discussing the first chapter of history, the French Revolution. In this chapter we have discussed the different topics related to the French Revolution. In our previous video we have read the outbreak of revolution. We see in this topic that Louis XVI imposed taxes, so he called all the members of first and second and third state, in which he talked about increasing of taxes. He practiced the same system as has followed in the past. So in past, if any tax is imposed, then all the states have voting right and all states have one vote. So in this time, at this time, he practiced the same, but the members of the third states were not agree with this. He wanted to enjoy the voting right in which every person has a vote, not every state has a vote, है ना. यानी कि जो थर्ड पर्सन थे, वो थर्ड स्टेट के लोग थे, वो ये चाहते थे कि एवरी पर्सन का एक वोट हो, ना कि जो होल स्टेटस है या होल स्टेट है उसका एक वोट रखा जाए. चले, और सो दे गैदर्ड इन टेनिस कोर्ट एंड दे टेक ओथ that they were not despaired. Even then the Constitution of France were made. Now we move on the next topic. France become a constitutional monarch. टॉपिक है आपका फ्रांस becomes a constitutional monarchy. चले, देखा हमने कि जब जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स हैं वो पूरी तरीके से जो है अपने आप में फर्म फेथ रख लेते हैं कि हम जब तक फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ना बना लें तब तक हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे. चले, द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791. जो नेशनल असेंबली थी उसने संविधान का जो ड्राफ्ट था वो 1791 में बना के कंप्लीट कर लिया. यानी कि ड्राफ्ट का मतलब ये कि इन्होंने रख लिया कि हमारे संविधान में क्या क्या विशेषताएं होंगी, हम क्या क्या उसमें लिखेंगे. इट मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्च. और इसका भी मेन ऑब्जेक्ट जो निकल के आया वो क्या था कि जो मोनार्च का पावर है, यानी कि जो राजाशाही का पावर है, उसको लिमिटेड कर दिया जाए. दीज पावर्स इंस्टीड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन. जो पावर है वो एक व्यक्ति के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड होने की बजाय वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन. मतलब एक हाथ में ना हो के पावर, बल्कि सभी में पावर को डिवाइडेड कर दिया जाएगा. द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिसको उसमें डिवाइड करके क्या बताया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. जो प्रेजेंट में सिस्टम देखते हैं कि क्या है, लेजिस्लेचर make the laws, executive implies them in judiciary solve the disputes.
दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, और इसी के तहत जो फ्रांस है वो एक संवैधानिक क्या बन जाता है, राजतंत्र बन के तैयार होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, ये फिगर भी दिया गया, आप देख सकते हैं इस फिगर में कि फिगर में क्या दिखा रहा है, लेजिस्लेचर्स को दिखाया गया है, एग्जीक्यूटिव को दिखाया गया, जुडिशरी को दिखाया गया है। अब लेजिस्लेचर में नेशनल असेंबली के मेंबर्स ये आएंगे आपके, एग्जीक्यूटिव में किंग है, किंग के पास क्या है, वीटो पावर है, और जुडिशरी क्या करेगी, इनके डिस्प्यूट को सॉल्व करेगी। उसके बाद एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स दिए गए हैं। एक्टिव सिटीजन्स वो थे जिन्हें वोटिंग का राइट मिला, और पैसिव सिटीजन्स वो थे जिन्हें वोटिंग का राइट नहीं मिला। चलिए आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 में, वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज, यानी जो लॉज बनेंगे इन द नेशनल असेंबली, कहाँ पे बनाए जाएंगे, जो कानून बनेंगे वो कहाँ बनेंगे, नेशनल असेंबली में। विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जिसका जो चयन है वो इनडायरेक्टली होगा। दैट्स इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, और जो सिटीजन्स होंगे वो एक ग्रुप के लिए वोट करेंगे। हु इन टर्न चूज द असेंबली, और बाद में वही क्या चूज करेगी, असेंबली। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड राइट टू वोट, जितने भी सिटीजन्स थे सभी को वोटिंग का राइट नहीं मिला। ओनली मैन एबव 25 ईयर, केवल जो व्यक्ति 25 ईयर्स के ऊपर के थे, और हु पेड टैक्सेस, जो कि टैक्सेस को पे करते थे, एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर्स बेसिस वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन। यानी एक्टिव सिटीजन्स की संख्या किसको दी गई, जिसकी उम्र 25 ईयर्स के ऊपर हो, साथ में ही जो टैक्स देता हो, टैक्स कितना देता हो, जितनी उसकी 3 days की वेज हो, जितनी भी उसकी 3 दिन की कमाई हो उतना वो देता हो, तो वो क्या है, एक्टिव सिटीजन्स है। दैट इज दे वर एंटाइटल्ड टू वोट। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन। जो और बच्चे जिनको वोटिंग का राइट नहीं था, जिनमें महिलाएं थीं, बच्चे थे, और तो इनको पैसिव सिटीजन्स की संज्ञा मिली। टू क्वालिफाई एज एन elector and then as a member of assembly a man had to belong to the highest bracket of taxpayers। अगर किसी व्यक्ति को एक्टिव सिटीजन्स की कैटेगरी में आना है या इलेक्टोर बनना है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बनना है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या देना पड़ेगा, टैक्स, तभी वो एक्टिव सिटीजन्स की कैटेगरी में आएगा। चलिए, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विथ अ डेक्लरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। जो संविधान की शुरुआत होती है फ्रांस की, वो कैसे होती है, उसमें सबसे पहले घोषणा क्या की गई, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, यानी कि सभी जो भी नागरिक, जो भी व्यक्ति हैं, उनके अधिकारों की बात कही गई। राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, कौन कौन से अधिकार, राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी बात को कहने का अधिकार, फ्रीली कहने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को रखने का अधिकार, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समता का अधिकार, वर इस्टेब्लिश एन नेचुरल एंड इन अलाइंस राइट, दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग्स बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। क्या कहा कि ये सारे राइट्स जो हैं नेचुरली एक व्यक्ति को मिलेंगे, और कैसे मिलेंगे, बाय बर्थ मिलेंगे, जन्म के आधार पर ही मिलेंगे। जब से उसका जन्म हो जाए ये सारे अधिकार उसको मिल जाएंगे, और उसको एट एनी कॉस्ट छीना नहीं जा सकता, है ना। जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इस तरीके से कुछ राइट्स दिए गए। तो यहाँ पे भी सबसे पहले इसकी बात कहाँ हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हुई। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट, और ये ड्यूटी थी किसकी, स्टेट की, कि वो एक व्यक्ति के, नागरिक के जो उनसे राइट्स मिले हैं उनकी रक्षा करे।
कहीं ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति उसके अधिकारों को छीने। तो इसमें क्या करेगा, स्टेट मदद करेगा अगर किसी व्यक्ति के साथ उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो। और यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए हैं आपकी बुक में, उनको देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ये पूछते भी हैं कि जो फिगर्स बताए जा रहे हैं वो क्या शो कर रहे हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले एक ब्रोकन चेन बनी हुई है, द ब्रोकन चेन। तो जो चेन्स वर यूज टू फेटर स्लेव्स, यानी चेन क्या शो कर रही थी, गुलामी को शो करती थी। और ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, और टूटी हुई चेन क्या बता रही है कि अब लोग फ्री हो चुके हैं, गुलामी के दास्तान जो स्लेवरी थी वो ख़त्म हो गई है। चलिए अगला है, अ बंडल ऑफ रोड्स और फेसेस, वन रोड कैन बी इजीली ब्रोकन। जो बंडल है स्टिक्स का वो दिखाया जा रहा है, और ये क्या बता रहा है कि अगर एक स्टिक बड़ी होगी तो वो इजीली टूट जाएगी, और अगर बंडल होगा तो उसको तोड़ना कठिन होगा। तो यूनिटी हैज़ स्ट्रेंथ, यानी एकता में क्या होती है, शक्ति। अगला है एक जो दिया गया आपका, एक ट्रायंगल में आई बनी हुई है, ये क्या शो करती है, तो द आई विथ इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, द ऑल सीइंग आइज स्टैंड फॉर नॉलेज। जो आई है वो क्या है, दिखा रही है कि सभी को क्या मिल गया है, नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, और जो सूर्य की किरणें हैं उसने अज्ञानता के अंधेरे को हटा दिया। इसके बाद है स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। इसके बाद स्नेक है जो एक रिंग के शेप में दिया गया और अपनी ही टेल को वो कट कर रहा है। तो सिंबल ऑफ इटर्निटी, अ रिंग हैज़ नाइदर बिगनिंग और नॉर एंड। ये शो करता है कि एक जो रिंग होती है ना इसकी शुरुआत का पता चलता है ना एंड का पता चलता है। अब है रेड हाइपेरियन कैप। ये क्या है, कैप वर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। जो एक कैप है किसके द्वारा पहनी जाती थी, जो लोग गुलामी के दास्तां से मुक्त हो चुके थे। ब्लू वाइट रेड, ब्लू वाइट रेड द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस के राष्ट्रीय कलर कौन कौन से हैं, ब्लू वाइट और रेड। चलिए आगे है द विंग्ड वुमन। तो द विंग्ड वुमन पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ। जो विंग्ड वुमन है वो क्या दिखा रही है, एक मानवीय रूप में कानूनों को शो कर रही, कानून बता रही है। द लॉ टैबलेट, द लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल फॉर इट। यानी कि यहाँ जो लॉ टैबलेट दिखाया गया वो क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि लॉ इज सेम फॉर ऑल, जो कानून है वो सभी के लिए समान है। एंड ऑल आर इक्वल बिफोर, और सभी इसके समक्ष कैसे हैं, समान है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। तो ये सिंबल्स आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करने हैं और इसका मीनिंग भी शो करके आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या है। और सेम लेसन को जितना टॉपिक आज मैंने आपको बताया उसको एक बार फिर से रीड करें, जो सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आए उनको नोट करते जाइए, बाद में नोट्स तो हम भी बनवाएंगे। और साथ ही आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।